हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष के लिए बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास में आपके लिए जूलॉजी स्टार्टिंग कर रहे हैं। जूलॉजी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जूलॉजी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने 12th स्टैंडर्ड तक 12th में आपने बायोलॉजी का अध्ययन किया। एक ही बुक चलती है, बायोलॉजी के नाम से चलती है, ठीक है। परंतु जैसे ही हम ग्रेजुएशन में आते हैं, जब हम इसमें आते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, तो ग्रेजुएशन में इस बायोलॉजी की दो शाखाएं हो जाती हैं, जिनका हमें अलग अलग से अध्ययन करना होता है। जिसमें पहली शाखा होती है जूलॉजी और दूसरी शाखा जो होती है बॉटनी होती है, ठीक है। दोनों ही आपके लिए अलग अलग पढ़ने हैं। तो आप जब बीएससी प्रथम वर्ष में आ गए हो तो आप 3 बुकों का अध्ययन करना है, 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है। सबसे पहले जूलॉजी, एक बॉटनी और तीसरी होती है केमिस्ट्री। आपको यहाँ पे फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है, फिजिक्स आपको ग्रेजुएशन पे हट जाती है, ठीक। तो बच्चों, बायोलॉजी जो पहले एक ही बुक थी जिसमें दोनों शाखाएं इंक्लूड थी, परंतु जैसे ग्रेजुएशन में आए दोनों बुक हो गई अलग अलग, जूलॉजी और बॉटनी दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम, जैसा कि आप पहचान रहे होंगे, शायद जानते होंगे, मेरा नाम राजेश सैनी है। आपके लिए मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा। तो जूलॉजी क्या है? देखिए, जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी शब्द का उपयोग जो किया था, किसके द्वारा किया गया? जूलॉजी का उपयोग या जूलॉजी पर विस्तृत अध्ययन सबसे पहले अरस्तु द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? अरस्तु के द्वारा किया गया। इसलिए जो जूलॉजी है, इस जूलॉजी के फादर यानी फादर ऑफ जूलॉजी जिन्हें कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। यानी जंतु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें छोड़ते हुए हम बात करेंगे थोड़ा सा आपके लिए। जूलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जूलॉजी में जब हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो जूलॉजी की ही, जंतु विज्ञान की ही 3 बुक पढ़नी होती है हमें फर्स्ट ईयर में। एक होती है जूलॉजी फर्स्ट, दूसरी होती है जूलॉजी सेकेंड, तीसरी होती है जूलॉजी थर्ड। इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट बुक है जूलॉजी की, उसका नाम है एनिमल बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि जंतु जैव विविधता एवं उद् विकास। पहली बुक का नाम है जंतु जैव विविधता एवं उद् विकास। दूसरी जो बुक है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। दूसरी बुक का नाम क्या है? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी। और तीसरी जो बुक है हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तीसरी बुक का नाम क्या है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी कि परिवर्धन जैविकी। इसका नाम क्या है? परिवर्धन जैविकी। तो इस तरह से आपको बीएससी प्रथम वर्ष में जूलॉजी की ये 3 बुकें पढ़नी हैं। इसमें पहला जंतु जैव विविधता एवं विकास, दूसरा कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी, तीसरा परिवर्धन जैविकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए जूलॉजी की सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। हम कौन सी स्टार्ट करेंगे? पेपर सेकंड में स्टार्ट कर रहे हैं आपको, यानी जूलॉजी सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? सेल बायोलॉजी। ठीक है। हम किसका अध्ययन करेंगे? सेल बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो
सेल बायोलॉजी कहते किसे हैं, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस जब हम देखते हैं तो सिलेबस में हमारे में 3 इकाइयों में विभक्त है। फर्स्ट बुक जो है 3 इकाइयों में विभक्त है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। पहला चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी कि सेल बायोलॉजी के बारे में परिचय है, क्या होती है सेल बायोलॉजी। तो देखिए सेल बायोलॉजी जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये सेल जो है क्या है। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं इसको? सेल। अब जो ये सेल शब्द है ना, ये सेल शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। सेल कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ कहां से लिया है? सेलुला से लिया है। ग्रीक भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सेलुला कहते हैं। और सेलुला का मीन्स जो होता है, सेलुला का मीन्स होता है हॉल स्पेस। सेलुला का मीन्स क्या होता है? हॉल स्पेस, यानी कि रिक्त स्थान। सेल का मतलब क्या हो गया? रिक्त स्थान होता है। सेल क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है जो सेलुला से लिया है, जिसका अर्थ क्या है? हॉल स्पेस यानी रिक्त स्थान। तो सर्वप्रथम क्या था कि अरस्तु नामक साइंटिस्ट थे। अरस्तु ने जीवों में छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों को देखा था। जो संरचनात्मक मतलब जो बनी थी वो संरचनात्मक इकाइयों को देखा था, संरचनात्मक इकाइयों को देखा था, परंतु कोशिका नाम नहीं दिया उनको। केवल किसको देखा है? सबसे पहले इस तरह के खाली स्थानों में छोटी संरचनात्मक इकाइयों को देखा था। परंतु सर्वप्रथम अरस्तु के बाद लगभग 1600 या 16वीं शताब्दी में किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। 16वीं शताब्दी तक किसी प्रकार के माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट। जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट। ठीक। इस रॉबर्ट ने क्या बताया था? इस रॉबर्ट ने सबसे पहले 16वीं शताब्दी तक क्या नहीं था? किसी प्रकार का माइक्रोस्कोप नहीं था। तो रॉबर्ट ने सबसे पहले अपने स्तर का सूक्ष्मदर्शी बनाया। अपने स्तर का क्या बनाया? सूक्ष्मदर्शी बनाया। ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी को बना करके इन्होंने जो पादप था, इस पादप की कॉर्क कोशिका का अध्ययन किया। पादप की कार्क कोशिका का अध्ययन किया। कार्क की एक पतली काट कोशिका की कार्क की पतली काट का अध्ययन किया। कार्क किसका अध्ययन किया? पतली काट का अध्ययन किया। रॉबर्ट ने सबसे पहले अपने स्तर का सूक्ष्मदर्शी बनाया। और जो पादप कॉर्क होता है, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क मतलब छाल। कार्क को हम क्या कह सकते हैं? छाल कह सकते हैं। एक छाल की पतली काट का अध्ययन किया। और पतली काट का अध्ययन किया जिसमें कैसी संरचनाएं दिखाई दी? इनको खाली जगह समान संरचना दिखाई दी, रिक्त स्थान जैसी संरचनाएं दिखाई दी, जिनको इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। कोशिका मतलब हॉल स्पेस को हिंदी में क्या कह सकते हैं? रिक्त स्थान को कोश कह सकते हैं, कोश। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट ने क्या किया था? अपने स्तर का सूक्ष्मदर्शी बनाया, कार्क की पतली काट का अध्ययन किया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया था। ये रॉबर्ट जो एक लंदन है, लंदन की रॉयल सोसाइटी थी, लंदन की रॉयल सोसाइटी थी, उस रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे।
रॉबर्ट हुक किसके अध्यक्ष थे? लंदन में एक रॉयल सोसाइटी चलती है, अंग्रेज वैज्ञानिक हैं, ठीक है, अंग्रेज वैज्ञानिक थे, लंदन में रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष थे और इन्होंने सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था? कोशिका शब्द का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? कोशिका शब्द का उपयोग किया। जो कोशिका कैसी थी? ये मृत कोशिका थी। किस प्रकार की थी? मृत प्रकार की, क्योंकि इनको सर्वप्रथम किसमें देखा गया है? पादप की छाल में, और सूखी छाल थी अर्थात मृत थी वो, इसलिए इनको मृत कोशिका कहा गया है। तो मृत कोशिका की खोजकर्ता सर्वप्रथम कौन है? रॉबर्ट हुक है। उसके पश्चात क्या हुआ? धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार होने लगा। सूक्ष्मदर्शियों का क्या होने लगा? आविष्कार होने लगा। तो लगभग 18वीं शताब्दी में, लगभग 18वीं शताब्दी में जो है एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। और इस सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इस सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा शुक्राणु, अंडाणु आदि प्रकार की जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। आदि प्रकार की जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, ठीक है। तो सर्वप्रथम जब सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek द्वारा शुक्राणु, अंडाणु जैसी कोशिकाओं का अध्ययन किया। इसलिए एक प्रश्न उठता है कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है? जीवित कोशिका की खोजकर्ता, तो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम किसने खोजी थी? जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? लीeuwenhoek द्वारा। किसके द्वारा की गई? लीeuwenhoek द्वारा की गई। जबकि मृत कोशिका खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, ठीक। तो इस तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस कोशिका का। अब जो हम बात करेंगे कि कोशिका खोज देखी हमने, कोशिका खोज किसने की? मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई है और जीवित कोशिका खोज किसके द्वारा की गई है? लीeuwenhoek के द्वारा की गई है। तो ये सेल बायोलॉजी है क्या चीज है? सेल बायोलॉजी के साथ में देखिए एक तो सेल बायोलॉजी शब्द है और दूसरा शब्द आता है साइटोलॉजी, एक दूसरा शब्द आता है साइटोलॉजी। ये भी कोशिका विज्ञान और ये कोशिका जीव विज्ञान, ठीक है। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या अंतर है? तो ये सेल बायोलॉजी जो है ना, ये तो क्या है कि कोशिका संरचना, कोशिका की संरचना, आनुवांशिकी, कोशिकाएं क्या होती है? संरचना तो मैंने बताई है। तो सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बनता है? कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो जिसके अंदर कोशिका, उसकी संरचना, आनुवांशिकी, जैव रासायनिकी, यानी कोशिकाओं में क्या क्या किस तरह से बायोकेमिस्ट्री होती है, जैव रासायनिकी आदि का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी कहलाती है। मतलब सेल बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। सेल बायोलॉजी तो क्या हो जाएगी? एक जीव विज्ञान की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। जबकि साइटोलॉजी इस सेल बायोलॉजी की शाखा है। सेल बायोलॉजी की शाखा क्या है? साइटोलॉजी, और ये सेल बायोलॉजी बायोलॉजी की शाखा है। बायोलॉजी की शाखा सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी की शाखा साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत तो कोशिका, कोशिका संरचना, आनुवंशिकी, जैव रासायनिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। जबकि साइटोलॉजी के अंदर केवल कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। केवल किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक। ये समझ आया आपको? साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में आपको अंतर समझ आया। आगे बात करते हैं कि ये कोशिका है क्या होती है। चूंकि कोशिका क्या है? कोशिका जीवों के शरीर की इकाई होती है, जीवों के शरीर की इकाई है। यानी कि जीवों
मिलकर बना होता है। इसलिए हम कोशिका की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, यानी जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अर्थात जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। ठीक, आगे चल के इसी में एक शब्द आता है कोशिका सिद्धांत। एक शब्द आता है कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी। सर्वप्रथम जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन व स्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्लाइडेन में स्वान द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्लाइडेन जो है वनस्पति विज्ञ है। स्लाइडेन क्या है? वनस्पति विज्ञ है। वनस्पति विज्ञ है। और स्वान जो है जूलॉजिस्ट है। ठीक है, यानी प्राणी विज्ञ है। इन दोनों ने, वनस्पति विज्ञ और जूलॉजिस्ट ने मिलकर के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। और इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है? कोशिका जो है ना, स्लाइड में स्वान के अनुसार क्या प्रस्तुत किया गया? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है? कोशिका सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। स्लाइडेन में स्वान द्वारा जो सिद्धांत दिया गया जिसे कोशिका सिद्धांत कह रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अतः ये क्या होती हैं? संरचनात्मक। कोशिकाएं क्या होती हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ये कोशिका सिद्धांत है जिसे क्या कहते हैं? इसके द्वारा दिया गया है, स्लाइडिंग में स्वान के द्वारा दिया गया है। आगे चल के ये अभी ज्यादा कुछ नहीं बता पाए कि स्लाइडिंग में स्वान, केवल इन्होंने बताया कि सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और ये सभी जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं। एक साइंटिस्ट आए के नगेली। इस के नगेली ने बताया कि जो ऑल सेल्स हैं, सभी कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, कैसे निर्मित होती हैं, ये शब्द आता है। तो के नगेली ने क्या बताया कि कोई भी एक कोशिका जो है, कोई भी कोशिका कैसे निर्मित होती है? अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। तो सर्वप्रथम किसने बताया था? ये के नगेली ने बताया था कि कोई भी कोशिका जो होती है अपने से पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। ठीक है, तो इस के आधार पर, के नगेली के आधार पर, है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, के नगेली ने क्या बताया है कि कोई भी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। तो इसके आधार पर रुडोल्फ विर्चो ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया है? आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। और यह आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या होता है? देखिए, आधुनिक कोशिका सिद्धांत
किसके द्वारा दिया गया है? रुडोल्फ विर्चो द्वारा दिया गया है। अब ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार पहला निष्कर्ष निकल के आता है कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये इसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आता है। इसके अलावा दूसरा निष्कर्ष निकल के आता है कि कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है, कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो यह आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अनुसार निकल के आता है, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा किया गया। ठीक, उसके पश्चात देखते हैं हम कि जो कोशिका है इसमें इसकी अब हम संरचना का अध्ययन करते हैं। संरचना देखते हैं, कोशिका में एक संरचना देखते हैं इस तरह की होती है जिसके अंदर ये कोशिका द्रव्य का रहता है, बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका द्रव्य है, यह कोशिका द्रव्य को हम जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। कोशिका द्रव्य को हम क्या कह सकते हैं? जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। तो ये जीव द्रव्य जो होता है क्या होता है? देखिए, सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे ने इस कोशिका द्रव्य को क्या नाम दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। अर्थात जीव द्रव्य का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? पुरकिंजे के द्वारा। और एक साइंटिस्ट थे ऑस्कर हर्टविग ने इसके आधार पर जीव द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीव द्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और जीव द्रव्य सिद्धांत क्या कहता है कि सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है और वह जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। भौतिक आधार होने का मतलब जीव द्रव्य के बिना कोशिकाओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात जिस कोशिका में जीव द्रव्य नहीं है वह कोशिका जीवित कोशिका नहीं कहलाती है। ठीक है, जिसे जीव द्रव्य सिद्धांत कहते हैं। और जीव द्रव्य सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ऑस्कर हर्टविग के द्वारा, यानी को हर्टविग के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका की संरचना की। कोशिका की संरचना, जब हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये कोशिका की संरचना है। ऐसे कुछ कीजिए, ये कोई कोशिका है, इसके बाहर की तरफ ये इस तरह की एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, यह कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में और जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके अलावा इसके भीतर जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। उसको क्या बोलते हैं? हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक उपस्थित है और इसके अंदर कोशिकाएं उपस्थित होंगी। विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं उपस्थित होंगे, तो ये केंद्रक होते हैं। केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जब कोशिका संरचना का अध्ययन करते हैं तो कोशिका की संरचना में मुख्यतः 3 भाग दिखाई देते हैं। एक तो होता है कोशिका भित्ति, एक तो क्या होता है? कोशिका भित्ति, जो सबसे बाहर की तरफ होता है। कोशिका भित्ति सबसे बाहर की तरफ होती है और यह सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है? सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है। सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिकाओं और जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु कोशिकाओं में यह काइटिन पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। दूसरी संरचना जो होती है वो होती है केंद्रक। वो क्या होती है? केंद्रक। ठीक है, चौथी होती है कोशिका काय। तीसरी संरचना जो होती है कोशिका काय।
यानी कि सेल बॉडी। तो कोशिका संरचना में 3 भाग दिखाई देते हैं, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका काय। कोशिका भित्ति बाहर की तरफ है, केंद्रक अंदर है और कोशिका झिल्ली इसके अंदर कोशिका उपस्थित होंगे तो कोशिका काय का निर्माण करेंगे। अब इस कोशिका काय में क्या होता है देखिए, कोशिका काय विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल से मिलकर बनी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदपी जालिका जिसको ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी काय, इसके अलावा लवक उपस्थित होते हैं, कारक काय इत्यादि अंग उपस्थित होते हैं जो क्या बनाते हैं, कोशिका काय बनाते हैं। तो कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका काय 3 भाग दिखाई देते हैं। इसमें केंद्रक अंदर की तरफ है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इस तरह से कोशिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका काय में एक और रहता है कोशिका झिल्ली, ये भी किसका निर्माण करती है, कोशिका काय का निर्माण करती है। कोशिका झिल्ली हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी काय हो गया, लवक हो गया, कारक काय, ये सब किसमें पाए जाते हैं, कोशिका की संरचना में पाई जाती है। तो जनरल कोशिका संरचना इस तरह की होती है। इसके बाद यदि हम बात करें, अब अभी हम इस वीडियो में हम केवल कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ जानना नहीं है। फिर आगे यदि हम बात करें कि कोशिका की आकृति एवं आमा, तो कोशिका की आकृति एवं आमा 0.1 से 25 माइक्रोन तक हो सकते हैं। कोशिका का आमाप कितना हो सकता है, 0.1 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक हो सकता है, अर्थात सूक्ष्म से लेकर बृहद कोशिका प्रकार की हो सकती है। इसके अलावा इनका आकार जो हो सकता है, आकृति हो सकती है वो बलियाकार, अंडाकार, गोलाकार, एनियमिक, ठीक है, एनियमिक। इसके अलावा घनाकार आदि प्रकार का हो सकता है। इनका आकार जो कोशिका का आकार बलियाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, एनियमिक हो सकती है और घनाकार हो सकती है। जैसे आरबीसी की कोशिकाएं जो होती हैं कैसी होती है, घनाकार होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कोशिका कैसी होती हैं, अनियमित होती है, उनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इस तरह से इनकी आकृति में आमाप होता है। आमाप कितना हो सकता है, 0.1 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें कोशिकाओं की संख्या, तो कोशिकाओं की संख्या जीव विशिष्ट होती है। कैसी होती है, जीव विशिष्ट होती है, यानी कि कोशिकाओं की संख्या जीवों के अनुसार होती है, अर्थात जीवों की संख्या के आधार पर कोशिका की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय और दूसरे बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जिनमें केवल एक कोशिका उपस्थित होती है, इनमें अनेक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जैसे यूलिना, पैरामीशियम, ये कैसे हैं, एक कोशिकीय जंतु है, यानी प्रोटोजोअन जंतु। प्रोटोजोअन जंतु कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। इसके अलावा जितने भी जंतु हैं वो सब कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे मानव, हम कैसे जंतु हैं, बहुकोशिकीय जंतु है। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि प्रोटोजोअन जंतु जैसे यूलिना, पैरामीशियम, इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं की संख्या एक से लेकर के बहुत तक हो सकती है, अनेक संख्या में कोशिकाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कोशिका के बारे में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपके प्रथम वर्ष में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोशिकाओं के प्रकार की बात करेंगे, कोशिकाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं और उन प्रकारों में क्या क्या अंतर होता है,
किस तरह की कोशिकाएं कौन में पाई जाती हैं। तो बच्चों आज आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा, कैसी होती है कोशिकाएं, क्या कार्य होता है इनका, किस तरह की संख्या होती है, किस तरह की संरचना होती है, इसके बारे में जाना। थैंक यू सो वेरी मच।